गुड इवनिंग क्लास। लास्ट क्लास में हमने ये पढ़ा था कि जो हमारी डाइजेस्टिव सिस्टम है उसमें जो डिफरेंट ऑर्गन्स जो इन्वॉल्व होते हैं उनमें फूड का डाइजेशन कैसे होता है और उन ऑर्गन्स में डाइजेशन के लिए पर्टिकुलर कौन कौन से एंजाइम्स वो सीक्रेट किए जाते हैं, ये हमने डिस्कस किया था। जिसमें हमने माउथ, स्टमक, स्मॉल इंटेस्टाइन, लीवर एंड जो पेनक्रियाज है उसका रोल हमने डिस्कस किया था कि वो कौन कौन से एंजाइम्स रिलीज करते हैं और वो कौन कौन से वो एंजाइम्स कौन कौन से जो फूड मटेरियल है, कंपोनेंट्स है, उनको वो कैसे डाइजेस्ट करते हैं, ये हमने डिस्कस किया था। आज हमारा टॉपिक स्टार्ट होता है कि लार्ज इंटेस्टाइन में डाइजेशन है वो कैसे होता है और एब्जॉर्प्शन कैसे होता है। तो ये हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं कि जो लार्ज इंटेस्टाइन है उसमें डाइजेशन या एब्जॉर्प्शन मेनली नहीं होता है, क्योंकि इसमें पर्टिकुलर कोई भी डाइजेस्टिव एंजाइम रिलीज नहीं होते हैं और एब्जॉर्प्शन के लिए स्पेसिफिक जो स्ट्रक्चर होती है, जैसे कि स्मॉल इंटेस्टाइन में होती है माइक्रोविलाई, वो भी इसमें प्रेजेंट नहीं होती है। लेकिन फिर भी अगर हम बात करें तो कुछ स्पेसिफिक मेडिसिन जो है वो कुछ मिनरल्स या खनिज जो है वो प्लस वाटर मेनली लार्ज इंटेस्टाइन है उसमें एब्जॉर्ब होते हैं। और जो लार्ज इंटेस्टाइन है इसका मेन जो रोल है वो एक्सक्रीटरी मटेरियल के फॉर्मेशन प्लस उसको बॉडी से एक्सक्रीट करने में मेन इसका रोल होता है। इसके अलावा एक और इम्पोर्टेंट चीज यहाँ पे हम डिस्कस कर रहे हैं कि हमारी जो लार्ज इंटेस्टाइन का एक पार्ट है कोलोन, उसमें एक बैक्टीरिया ई कोलाई हमारे साथ में सिम्बायोसिस में रहता है या म्यूचुअलिज्म में रहता है। ये बदले में हमसे फूड लेता है और अब हमें देता है कुछ स्पेसिफिक विटामिन, हमें ये सिंथेसिस करके देता है। अब वो विटामिन है विटामिन B1, B2 एंड B12। सॉरी मैंने B12 लिखा नहीं है, लेकिन B12 भी ये सिंथेसाइज करके देता है। इसके अलावा नेक्स्ट जो है हम डिस्कस करेंगे कि एब्जॉर्प्शन कैसे होता है। जो भी फूड मटेरियल हमारी एलिमेंट्री कैनाल में डाइजेस्ट हुआ है, अब उसका एब्जॉर्प्शन कैसे होता है और कौन से पर्टिकुलर कार्बोहाइड्रेट, लिपिड या एमिनो एसिड वगैरह इन सब की हम बात करें तो कहाँ इनका एब्जॉर्प्शन होता है, कैसे इनका एब्जॉर्प्शन होता है, ये हम अब नेक्स्ट टॉपिक में डिस्कस करेंगे। सबसे पहली बात, एब्जॉर्प्शन क्या होता है। तो जो भी डाइजेशन की प्रोसेस में जो फाइनल प्रोडक्ट निकल करके आता है, जैसे अगर हम कार्बोहाइड्रेट को डाइजेस्ट करें तो मोनोसेकेराइड्स फाइनल प्रोडक्ट होता है। प्रोटीन को अगर हम डाइजेस्ट करें तो फाइनल प्रोडक्ट जो है वो एमिनो एसिड होता है। लिपिड या ट्राइग्लिसराइड को अगर हम डाइजेस्ट करें तो जो फाइनल प्रोडक्ट है वो ग्लिसरॉल, ग्लिसराइड और फैटी एसिड जो है वो फाइनल प्रोडक्ट होता है। और न्यूक्लिक एसिड की बात करें तो फाइनल प्रोडक्ट जो है वो होता है न्यूक्लियोटाइड, न्यूक्लियोसाइड। उनको भी डाइजेस्ट हमने आगे किया तो हमने देखा था पेंटोस शुगर, नाइट्रोजन बेस एंड फॉस्फेट ग्रुप है वो हमें एंड प्रोडक्ट के रूप में मिला था। तो इन एंड प्रोडक्ट्स को जो इंटेस्टाइन की लूमन है या जो गुहा है या केविटी है, वहां से इनको इनके साथ जुड़ी हुई जो ब्लड वेसल्स है या लिम्फ वेसल्स है उसके थ्रू इनको ब्लड में डंप कर दिया जाता है और ब्लड जो है वो इन डाइजेस्टेड मटेरियल को हमारी बॉडी की उन सेल्स तक पहुंचाता है जहां पे इनकी रिक्वायरमेंट है। फिर से रिपीट कर देती हूँ, एब्जॉर्प्शन का मतलब होता है कि जो भी फूड मटेरियल हमने डाइजेस्ट किया है उनको इंटेस्टाइनल ल्यूमन से ब्लड वेसल में या लिम्फ वेसल में डंप कर दिया जाता है, जहां से ये पूरी बॉडी में सर्कुलेट होती है और जिन भी ऑर्गन्स या सेल्स को इनकी रिक्वायरमेंट होती है ये उन तक पहुंचाती है उन मटेरियल को। इसके अलावा एक चीज और कि जो एब्जॉर्प्शन है वो किस तरीके से होता है, इस बेसिस पे हम एब्जॉर्प्शन को दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। सबसे पहला है पैसिव ट्रांसपोर्ट। पैसिव ट्रांसपोर्ट जो है वो इनएक्टिव ट्रांसपोर्ट भी होता है। इसमें किसी भी टाइप की एनर्जी की रिक्वायरमेंट नहीं होती है, ये कंसंट्रेशन ग्रेडियंट पर डिपेंड करता है। और दूसरा है एक्टिव ट्रांसपोर्ट। एक्टिव ट्रांसपोर्ट में अगर किसी भी कंपोनेंट को अगर ट्रांसपोर्ट करना है इंटेस्टाइन ल्यूमन से ब्लड वेसल या लिम्फ वेसल में, तो उसके लिए हमें उसको एनर्जी देनी पड़ेगी और उसके लिए स्पेसिफिक ट्रांसपोर्टर या जो वेक्टर्स है वो प्रेजेंट होते हैं। तो अब इनको पैसिव ट्रांसपोर्ट एंड एक्टिव ट्रांसपोर्ट को हम डिटेल डिस्क्राइब करते हैं। सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं पैसिव ट्रांसपोर्ट को। तो पैसिव ट्रांसपोर्ट के अंदर दो इम्पोर्टेंट चीजें हैं कि सबसे पहले जो पैसिव ट्रांसपोर्ट होता है वो जनरली कंसंट्रेशन ग्रेडियंट पर
डिपेंड करता है। कंसंट्रेशन ग्रेडियंट क्या होता है ये हम एक इस छोटे से डायग्राम में हम देख सकते हैं कि बीच में आपको एक सेलेक्टिव एंड सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन आपको दिखाई दे रही होगी और इसकी ए साइड में पर्टिकुलर जो भी कंपाउंड हम चूज करते हैं, जैसे मैंने सोडियम लिखा है तो यहाँ पे ए साइड में इसकी कंसंट्रेशन जो है वो हाई है, और जबकि बी साइड की अगर बात करें तो यहाँ पे कंपैरेटिवली इसकी जो कंसंट्रेशन है वो कम है। तो पैसिव ट्रांसपोर्ट में जो ट्रांसपोर्ट होता है वो कंसंट्रेशन ग्रेडियंट पर डिपेंड करता है। तो यहाँ पे जो सोडियम का मूवमेंट है वो ए साइड टू बी साइड होगा, और ये मूवमेंट तब तक या ये ट्रांसपोर्ट तब तक होगा जब तक ए साइड में और बी साइड में सोडियम की कंसंट्रेशन इक्वल या बराबर ना हो जाए। जब ए साइड और बी साइड में सोडियम की कंसंट्रेशन इक्वल हो जाएगी तो उसके बाद में जो ट्रांसपोर्ट है वो ऑटोमेटिकली बंद हो जाएगा। उसके बाद में न तो ए से बी की तरफ कोई मॉलिक्यूल या कंपोनेंट जाएगा, ना बी से ए की तरफ कुछ आएगा। तो यहाँ पे जो पैसिव ट्रांसपोर्ट है वो कंसंट्रेशन ग्रेडियंट पर डिपेंड करता है। जो ट्रांसपोर्ट होता है वो हमेशा हाई कंसंट्रेशन टू लो कंसंट्रेशन ही होता है। अगर कंसंट्रेशन ग्रेडियंट है तो ट्रांसपोर्ट होगा, नहीं है तो ट्रांसपोर्ट भी उसके साथ ही रुक जाएगा। यहाँ आप अगर एनर्जी दो एक्स्ट्रा तो भी यहाँ पे कोई फर्क नहीं पड़ता। और दूसरी इंपॉर्टेंट बात कि जो पैसिव ट्रांसपोर्ट होता है उसमें कोई भी एनर्जी की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। ये कंप्लीटली सांद्रता प्रवणता बोल सकते हैं या कंसंट्रेशन ग्रेडियंट पर ही डिपेंड करता है। और इस टाइप के ट्रांसपोर्ट के एग्जांपल है कुछ मोनोसेकेराइड्स जैसे फ्रक्टोज की अगर हम बात करें। इसके अलावा कुछ एमिनो एसिड भी ऐसे हैं जिनका ट्रांसपोर्ट पैसिव ट्रांसपोर्ट के थ्रू होता है। इसके अलावा एक और इम्पोर्टेंट चीज जो सेलेक्टिव या सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन आप देख रहे हो, इनके ऊपर इनको ट्रांसपोर्ट करने के लिए स्पेसिफिक कैरियर प्रोटीन जो है वो प्रेजेंट होते हैं। जैसे नीचे डायग्राम के अंदर आपको दिख ही रहा होगा कि एक साइड में मैंने एक इंटेस्टाइन की ल्यूमन की वॉल बनाई है जिसके थ्रू एब्जॉर्प्शन होता है। इंटेस्टाइनल ल्यूमन से ब्लड की तरफ ट्रांसपोर्ट जो है कंपोनेंट्स का या न्यूट्रिएंट्स का होता है। तो यहाँ पे आपको कैरियर प्रोटीन दिख रहे होंगे रेड कलर के मेम्ब्रेन के ऊपर। तो ये जो कैरियर प्रोटीन है ये कंसंट्रेशन के अकॉर्डिंग अपने टारगेट को रिकॉग्नाइज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल जैसे इंटेस्टाइनल ल्यूमन के साइड में अगर आप देखो तो यहाँ पे एक पर्टिकुलर एमिनो एसिड है XYZ जो भी है उसकी कंसंट्रेशन हाई है। तो अगर कंसंट्रेशन हाई है तो ये जो कैरियर प्रोटीन है वो इस एमिनो एसिड को रिकॉग्नाइज कर लेगा, और जैसे ही ये एमिनो एसिड के साथ में इंटरेक्शन करता है, उसको रिकॉग्नाइज करता है, उसकी कंफर्मेशन में चेंज आ जाता है। उसकी कंफर्मेशन चेंज हो जाती है। जो नीचे वाला आपको कैरियर प्रोटीन दिख रहा है उसमें ऊपर वाले की कंपैरिजन में कंफर्मेशन जो है वो आपको चेंज देखने को मिल रही है। तो जैसे ही इसकी कंफर्मेशन में चेंज आता है तो अब ये इस एमिनो एसिड को रिकॉग्नाइज नहीं करता है और ये इसे अपने आप से अलग कर देता है। तो इस तरीके से जो एमिनो एसिड या जो भी न्यूट्रिएंट की हम बात कर रहे हैं वो कैरियर प्रोटीन को अपनी हाई कंसंट्रेशन में होगा तब पहचानेगा, और जैसे ही कैरियर प्रोटीन अपने टारगेट को रिकॉग्नाइज करता है इसकी कंफर्मेशन में चेंजेस आ जाते हैं, या हम कह सकते हैं कि इसकी स्ट्रक्चर में चेंजेस आ जाते हैं। और जैसे ही इसके स्ट्रक्चर में चेंज आते हैं तो अब ये एमिनो एसिड को रिकॉग्नाइज नहीं करता है और उसको अपोजिट साइड में ले जाकर के डंप कर देता है। जैसा कि हमको डायग्राम में दिख रहा है कि इंटेस्टाइनल ल्यूमन में एमिनो एसिड ज्यादा है तो ये कैरियर प्रोटीन आराम से उसको रिकॉग्नाइज कर रहा है, उसके साथ में इंटरेक्शन कर रहा है। लेकिन जैसे ही इंटरेक्शन करता है इसकी कंफर्मेशन में चेंजेस आ जाते हैं और ये उस एमिनो एसिड को अब रिकॉग्नाइज नहीं करता है, और जब इसको अपने आप से ये अलग करता है तो वो साइड चेंज हो जाती है। इंटेस्टाइन ल्यूमन की बजाय वो उसको ब्लड में डंप करता है। तो एक एक करके ये सारे एमिनो एसिड को ये तब तक ट्रांसपोर्ट करता है जब तक दोनों साइड में इंटेस्टाइनल ल्यूमन में या ब्लड में दोनों की कंसंट्रेशन इक्वल ना हो जाए। ठीक है। इसके बाद में नेक्स्ट जो है वो हम डिस्कस करेंगे कि एक्टिव ट्रांसपोर्ट क्या होता है, पैसिव ट्रांसपोर्ट से ये कैसे अलग है। एक्टिव ट्रांसपोर्ट की अगर हम बात करें तो इसमें कंसंट्रेशन ग्रेडियंट का कोई लेना देना नहीं है। न्यूट्रिएंट्स को हम कंसंट्रेशन ग्रेडियंट या सांद्रता प्रवणता के अपोजिट भी मूव करवा सकते हैं, ट्रांसपोर्ट करवा सकते हैं। इसको आप इस छोटे से डायग्राम के थ्रू हम देख सकते हैं। यहाँ पे मैंने इंटेस्टाइनल ल्यूमन बनाई है
और इसमें एक चैनल और एक पंप बनाया है। जो भी न्यूट्रिएंट की हम बात करते हैं, हमारी जो इंटेस्टाइनल ल्यूमन होती है उस पर स्पेसिफिक ट्रांसपोर्टर प्रेजेंट होते हैं किसी भी चीज के लिए। जैसे ग्लूकोज के लिए उसका स्पेसिफिक ट्रांसपोर्टर होता है, या फ्रक्टोज के लिए उसका स्पेसिफिक ट्रांसपोर्ट होता है, एमिनो एसिड के लिए अलग होता है, ट्राइग्लिसराइड है उनके लिए अलग होता है। तो हर न्यूट्रिएंट के लिए अलग अलग चैनल, पंप या ट्रांसपोर्टर है, वो आपको इंटेस्टाइनल ल्यूमन पर देखने को मिलेंगे। तो यहाँ पे मैंने एक एग्जाम्पल लिया है जिसमें एक चैनल और पंप आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है। और इंटेस्टाइनल ल्यूमन की अगर हम बात करें तो यहाँ पे ग्लूकोज की कंसंट्रेशन जो है वो कम है एज कंपेयर टू ब्लड। ब्लड में आपको दिख रहा है डायग्राम में कि ग्लूकोज की कंसंट्रेशन है काफी ज्यादा हाई है। तो अगर हम पैसिव ट्रांसपोर्ट में देखते तो ट्रांसपोर्ट कैसे होना चाहिए था? ट्रांसपोर्ट होना चाहिए था ब्लड से इंटेस्टाइनल ल्यूमन की तरफ, क्योंकि कंसंट्रेशन ग्रेडियंट के अकॉर्डिंग तो यही होता है। लेकिन डायग्राम में हम देख रहे हैं कि ऐसा नहीं हो रहा है। इंटेस्टाइनल ल्यूमन में जहां ग्लूकोज की कंसंट्रेशन ऑलरेडी कम है, फिर भी उसको ट्रांसपोर्ट करके ब्लड में ले जाया जा रहा है। हाँ, लेकिन ये अलग बात है कि ऐसा करने के लिए एनर्जी खर्च करनी पड़ती है। तो जब एक ग्लूकोज को इंटेस्टाइनल ल्यूमन से या उसकी लो कंसंट्रेशन या कम सांद्रता से उसकी हाई कंसंट्रेशन या ज्यादा जो उसकी सांद्रता है उसकी तरफ अगर हम उसको ट्रांसपोर्ट करवाना चाहते हैं तो हो जाएगा, लेकिन इसके लिए एनर्जी खर्च करनी पड़ेगी। तो यहाँ पे एक एटीपी, एक ट्राइफॉस्फेट जो है वो एक डाइफॉस्फेट में टूट जाता है और एक इनऑर्गेनिक फॉस्फेट यहाँ पे रिलीज हो रहा है, और इस रिएक्शन में एनर्जी रिलीज होती है, और ये जो एनर्जी यहाँ पे रिलीज होती है वो ग्लूकोज के ट्रांसपोर्ट में काम आती है। ग्लूकोज का या जितने भी न्यूट्रिएंट्स है जनरली उनका जो ट्रांसपोर्टेशन है वो एक्टिव ट्रांसपोर्ट ही होता है। ये जरूरी भी है, क्योंकि सपोज जैसे अगर इनका पैसिव ट्रांसपोर्ट होता तो ग्लूकोज 50% इंटेस्टाइन में होती और 50% ब्लड में होती, तो हम जो खाना खाते हैं उसका 50% ही यूटिलाइज कर पाते, बाकी का 50% तो इस कंसंट्रेशन ग्रेडियंट की वजह से वेस्ट चला जाता ना। लेकिन ऐसा होता नहीं है। कंसंट्रेशन ग्रेडियंट के साथ तो 50% जाता ही है, लेकिन हम उसको एक्टिव ट्रांसपोर्ट के थ्रू कंप्लीटली इंटेस्टाइन में जो भी ग्लूकोज है सारी की सारी हम यूटिलाइज कर सकते हैं, कुछ भी हम वेस्ट नहीं जाने देते हैं। ठीक है, इसके बाद में नेक्स्ट हम बात करते हैं एब्जॉर्प्शन की, कि जो भी हमने फूड मटेरियल डाइजेस्ट किया था डिफरेंट एंजाइम की हेल्प से या मैकेनिकल डाइजेशन में हमने जो भी किया था, वहां पे एब्जॉर्प्शन कैसे होता है। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं हम माउथ से। माउथ की बात करें तो जब यहाँ डाइजेशन ही नहीं होता है कंप्लीट तो फिर एब्जॉर्प्शन का तो कोई सवाल ही नहीं है। तो लेकिन फिर भी यहाँ पे कुछ स्पेसिफिक मेडिसिन और अल्कोहल यहाँ पे डायरेक्टली एब्जॉर्ब हो जाता है। ठीक है, इसके बाद में नेक्स्ट हम बात करते हैं एब्जॉर्प्शन इन स्टमक। स्टमक की बात करें तो डाइजेशन के अंदर हमने देखा था कि स्टमक के अंदर डाइजेशन जो है वो स्टार्ट तो हो जाता है लेकिन कंप्लीट नहीं होता है। तो यहाँ पे एब्जॉर्प्शन के लिए कुछ होता ही नहीं है, क्योंकि यहाँ पे डाइजेशन ही कंप्लीट नहीं हुआ है। लेकिन फिर भी यहाँ पे वाटर, कुछ स्पेसिफिक सॉल्ट या जो कुछ लवण है उनका, और ग्लूकोज का और एल्कोहल का यहाँ पे डायरेक्टली एब्जॉर्प्शन हो जाता है। इसीलिए जब भी हमें इंस्टेंट एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है, हमें वाटर में डिजोल्व करके या पानी में घोल करके ग्लूकोज दी जाती है, क्योंकि ग्लूकोज जो है वो ऑलरेडी डाइजेस्टेड है, पहले से पची हुई है, उसको और ज्यादा डाइजेस्ट करने की जरूरत नहीं है। तो यहाँ पे अगर हम ग्लूकोज को डायरेक्टली कंज्यूम करते हैं तो हमें एनर्जी मिलेगी। और एल्कोहल का भी स्टमक में डायरेक्टली एब्जॉर्प्शन होता है, या एल्कोहल जो है वो स्टमक में सीधे अवशोषित कर ली जाती है। इसके बाद में बात करते हैं एब्जॉर्प्शन इन अ स्मॉल इंटेस्टाइन। हमने डाइजेशन के टाइम पे देखा था कि स्मॉल इंटेस्टाइन है वो डाइजेशन के लिए भी और एब्जॉर्प्शन के लिए भी, दोनों के लिए सबसे मेजरली ये एरिया यहाँ पे होता है। हमने ये डिस्कस किया था कि जितने भी न्यूट्रिएंट हम गेन करते हैं उनका जो कंप्लीट डाइजेशन होता है वो स्मॉल इंटेस्टाइन में ही होता है। तो ऑब्वियस सी बात है जो इनका कंप्लीट एब्जॉर्प्शन है वो भी स्मॉल इंटेस्टाइन में ही होता है। और एब्जॉर्प्शन के लिए इनके अंदर स्ट्रक्चरल अडेप्टेशन देखने को मिलते हैं या इनमें अनुकूलन देखने को मिलते हैं। ये भी हमने डिस्कस किया था कि जो स्मॉल इंटेस्टाइन की अंदर की जो वॉल होती है या अंदर की जो भित्ति होती है उस पे छोटी छोटी अंगुली नुमा या फिंगर लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होती है, जिन्हें हमने माइक्रोविलाई कहा था। और माइक्रोविलाई है, इनका जो मेन फंक्शन है वो ये है कि ये अवशोषण की सतह या एब्जॉर्प्शन की जो सरफेस एरिया है उसको ये बढ़ा देते हैं, ये इसका मेन फंक्शन होता है।
स्मॉल इंटेस्टाइन में भी अगर हम पर्टिकुलर बात करें तो जो ड्यूडेनम है वहां पे ओनली आयरन और कैल्शियम का ही एब्जॉर्प्शन होता है। यहाँ पे क्योंकि हमने देखा था कि पेनक्रियाज और खुद जो उसकी ड्यूडेनम की इनर वॉल है वो डाइजेस्टिव एंजाइम रिलीज कर रही है, वहां पे मेनली डाइजेशन होता है, एब्जॉर्प्शन वहां पे ज्यादा नहीं होता है। वहां पे आयरन और कैल्शियम का मेनली जो अवशोषण है वो होता है। ड्यूडेनम के बाद में जो नेक्स्ट पार्ट था वो था जेजुनम एंड इलियम। मेन जो एब्जॉर्प्शन होता है वो यही होता है। इसके अलावा एक चीज और मैं बताना भूल गई थी कि जैसे हम अदर न्यूट्रिएंट्स के लिए वर्ड यूज करते हैं सांद्रता प्रवणता या कंसंट्रेशन ग्रेडियंट। वाटर का अगर मूवमेंट की बात करें तो वाटर का मूवमेंट भी इसी पे डिपेंड करता है, वो हाई कंसंट्रेशन टू लो कंसंट्रेशन मूव करता है, लेकिन उसके लिए हम टर्म यूज करते हैं ऑस्मोटिक ग्रेडियंट। ओके, इसके बाद में नेक्स्ट हम डिस्कस करने वाले हैं कि पर्टिकुलर जो न्यूट्रिएंट्स है लाइक कार्बोहाइड्रेट है या प्रोटीन है या एमिनो एसिड है, तो इनका एब्जॉर्प्शन कैसे होता है ये हम अब डिस्कस करेंगे। तो वो एब्जॉर्प्शन ऑफ कार्बोहाइड्रेट की बात करें तो हम दो एग्जाम्पल यहाँ ले रहे हैं। एक तो ग्लूकोज का एग्जाम्पल हम ले रहे हैं, एक फ्रक्टोज का एग्जाम्पल हम ले रहे हैं, क्योंकि इनका दोनों का जो ट्रांसपोर्ट है या एब्जॉर्प्शन है वो दोनों का अलग अलग तरीके से होता है। ठीक है, जो ग्लूकोज है उसका एक्टिव ट्रांसपोर्ट और सोडियम के साथ में को ट्रांसपोर्ट एंड सिम्पोर्ट होता है, इसको हम आगे डिस्कस करते हैं ये क्या होता है। और फ्रक्टोज जो है उसका हमने अभी डिस्कस किया था कि उसके लिए स्पेसिफिक कैरियर प्रोटीन जो है वो प्रेजेंट होते हैं और ये कंसंट्रेशन ग्रेडियंट के अकॉर्डिंग मूव करता है, ये ट्रांसपोर्ट होता है। यहाँ पे हमने जो साइड में जो ये इंटेस्टाइन इसकी एक स्ट्रक्चर बनाई है जिसमें आपको ब्लड या लिम्फ वेसल दिख रही है बाहर की तरफ, अंदर की तरफ इंटेस्टाइनल ल्यूमन है और इंटेस्टाइनल ल्यूमन की जो वॉल है उस पे माइक्रोविलाई प्रेजेंट है। इसका एक छोटा सा पार्ट है उसको हमने डिटेल में डिस्क्राइब किया है या मैंने इसको जूम करके बनाया है ताकि एब्जॉर्प्शन को हम इजीली डिस्कस कर सकें। ओके, तो हम सबसे पहले बात करते हैं ग्लूकोज एंड गैलेक्टोज की ट्रांसपोर्ट की। तो ग्लूकोज और गैलेक्टोज का जो ट्रांसपोर्ट होता है वो हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि एक्टिव ट्रांसपोर्ट होता है। और दूसरा को ट्रांसपोर्ट क्या होता है, तो वो डायग्राम में आपको दिख रहा है कि जो ग्लूकोज ट्रांसपोर्टर है उसमें ग्लूकोज को अगर हमें ले जाना है तो साथ में कैरियर चाहिए होता है सोडियम। तो ग्लूकोज और गैलेक्टोज जो है वो सोडियम के साथ में लिंक होकर के इंटेस्टाइनल ल्यूमन से ब्लड की तरफ आता है। ठीक है, और यहाँ पे वैसे देखा जाए तो सिर्फ इतनी सी अगर डायग्राम को देखें तो ये कंसंट्रेशन ग्रेडियंट के अकॉर्डिंग ही लग रहा है। ठीक है, ग्लूकोज एंड गैलेक्टोज जो है वो बिना एनर्जी खर्च किए सीधे ब्लड में जा रहे हैं, लेकिन उसके नीचे आपको सोडियम चैनल दिख रहा होगा। अब जैसे हमने ऊपर डिस्कस किया कि ग्लूकोज एंड गैलेक्टोज जो है वो सोडियम के साथ जा रहे हैं सीधे ब्लड में, तो यहाँ पे इंटेस्टाइनल ल्यूमन में इतना सारा सोडियम कहाँ से आ रहा है, उसको हमें बार बार वापस ब्लड से लेकर के वापस उसको इंटेस्टाइनल ल्यूमन में लाना पड़ता है ताकि वो ग्लूकोज एंड गैलेक्टोज का ट्रांसपोर्ट कर सके। तो यहाँ पे जो सोडियम का जो ट्रांसपोर्टेशन होता है ब्लड से इंटेस्टाइनल ल्यूमन में वो एक्टिव होता है। यहाँ पे एटीपी का जो कंजप्शन है वो देखने को मिलता है। तो यहाँ पे को ट्रांसपोर्ट होता है ग्लूकोज एंड गैलेक्टोज का, सोडियम के साथ में उसको को ट्रांसपोर्ट किया जाता है और सोडियम जो ग्लूकोज एंड गैलेक्टोज को लेकर के जाता है उसका हम ब्लड से इंटेस्टाइनल ल्यूमन में एक्टिव ट्रांसपोर्ट करते हैं, क्योंकि ब्लड में इसकी जो कंसंट्रेशन होती है ऑलरेडी लो होती है और इंटेस्टाइनल ल्यूमन में इसकी जो कंसंट्रेशन होती है वो हाई होती है। ये भी मैंने डायग्राम में शो किया है, यहाँ पे एटीपी खर्च की जाती है। उसके अलावा जो डायग्राम में आपको ये भी दिख रहा होगा कि ग्लूकोज एंड गैलेक्टोज का जो ट्रांसपोर्ट है वो सेम डायरेक्शन में है, दोनों एक साथ में इंटेस्टाइनल ल्यूमन से ब्लड में जा रही है, इसे सिम्पोर्ट करते हैं, दोनों साथ साथ पोर्ट हो रही है। कई एग्जाम्पल ऐसे भी देखने को मिलते हैं जिसमें जो कैरियर होता है वो और जो मेन जिसको ले जाना होता है वो दोनों अपोजिट डायरेक्शन में मूव करते हैं, तब जाके ट्रांसपोर्ट पॉसिबल होता है। तो उस कंडीशन को हम एंटीपोर्ट कह देंगे, लेकिन यहाँ पे दोनों साथ साथ जा रहे हैं तो ये सिम्पोर्ट है। और फ्रक्टोज का जो ट्रांसपोर्टेशन है वो डायग्राम में दिख ही रहा है आपको कि उसके लिए स्पेसिफिक कैरियर प्रोटीन होते हैं जो उसको हाई कंसंट्रेशन में रिकॉग्नाइज करते हैं एंड लो कंसंट्रेशन में उसको रिलीज कर देते हैं। तो ये था कार्बोहाइड्रेट का एब्जॉर्प्शन। नेक्स्ट हम बात करते हैं एमिनो एसिड का एब्जॉर्प्शन।
तो एमिनो एसिड के एब्जॉर्प्शन में अगर हम सिंगल एमिनो एसिड की ही बात करें तो उसका जो ट्रांसपोर्ट है वो बिल्कुल वैसे ही होता है जैसे यहाँ पे ग्लूकोज एंड गैलेक्टोज का ट्रांसपोर्ट हो रहा है, यानी कि ये सोडियम के साथ ही ट्रांसपोर्ट किया जाता है। लेकिन कई बार डाइपेप्टाइड या जो ट्राइपेप्टाइड है उनका भी ट्रांसपोर्ट हो जाता है, यानी 2 एमिनो एसिड एक साथ में जुड़े हैं तो डाइपेप्टाइड, 3 एमिनो एसिड एक साथ में जुड़े हैं तो ट्राइपेप्टाइड, इनका भी डाइपेप्टाइड और ट्राइपेप्टाइड का भी डायरेक्टली ट्रांसपोर्ट होता है। लेकिन ये सिंगल एमिनो एसिड के कंपैरिजन में थोड़ा सा अलग होता है। वो अलग इस वे में होता है कि सिंगल जो एमिनो एसिड होता है उसका जो ट्रांसपोर्टेशन है वो सोडियम के साथ में होता है, लेकिन जो डाइपेप्टाइड और जो ट्राइपेप्टाइड होते हैं उनका जो ट्रांसपोर्टेशन है वो हाइड्रोजन के साथ में जनरली देखने को मिलता है। ठीक है, इसका भी डायग्राम आप बना सकते हैं। इसमें बस जो सिंपल एमिनो एसिड है वो सोडियम के साथ में उसका ट्रांसपोर्ट दिखाना है, और जो डाइपेप्टाइड यानी 2 एमिनो एसिड एक साथ में लिंक्ड है पेप्टाइड बॉन्ड से, डाइपेप्टाइड या ट्राइपेप्टाइड यानी 3 एमिनो एसिड एक साथ में लिंक्ड है, तो उनका जो ट्रांसपोर्टेशन होता है डाइपेप्टाइड एंड ट्राइपेप्टाइड का, तो उसमें जो कैरियर होता है वो सोडियम की बजाय हाइड्रोजन होता है। बस ये डिफरेंस होता है, बाकी सेम इसके अंदर देखने को मिलता है। इसके बाद में नेक्स्ट एंड लास्ट जो हम यहाँ पे डिस्कस करने जा रहे हैं वो है एब्जॉर्प्शन ऑफ लिपिड। फैट के एब्जॉर्प्शन की अगर हम बात करें तो इसे हम इस डायग्राम के थ्रू एक्सप्लेन कर सकते हैं। जो फैट या लिपिड होता है वो जनरली ट्राइग्लिसराइड के फॉर्म में प्रेजेंट होता है। इधर इंटेस्टाइन ल्यूमन की साइड में मैंने ट्राइग्लिसराइड की स्ट्रक्चर बनाई है। ट्राइग्लिसराइड की जो स्ट्रक्चर होती है उसमें एक ग्लिसरॉल और उससे जुड़ी हुई 3 फैटी एसिड चेन्स प्रेजेंट होती है, इसे ट्राइग्लिसराइड कहते हैं। जनरली जो लिपिड होता है वो इसी फॉर्म में ही प्रेजेंट होता है, ये मोनोमर फॉर्म में ही प्रेजेंट होता है। ट्राइग्लिसराइड आपस में जुड़कर कभी भी पॉलीमर स्ट्रक्चर नहीं बनाते हैं, जैसा कि जनरली मोनोसेकेराइड मिलकर के पॉलीसेकेराइड बनाते हैं या एमिनो एसिड मिलकर के प्रोटीन बनाते हैं, ऐसा कुछ नहीं होता है। लेकिन फिर भी ये एक जगह एक्यूमुलेट ही रहते हैं, क्योंकि ट्राइग्लिसराइड जो होती है वो हाइड्रोफोबिक नेचर की होती है। ठीक है, इसका डाइजेशन कैसे होता है ये हमने इसे देख रखा था, पहले डिस्कस कर चुके थे इसको, लेकिन फिर भी डायग्राम में मैंने इसमें ड्रॉ किया है। तो जो ट्राइग्लिसराइड है वो एंजाइम लाइपेज की प्रेजेंस में इसका हाइड्रोलाइसिस किया जाता है या इसको डाइजेस्ट किया जाता है, तब ये मोनोग्लिसराइड में प्लस 2 फैटी एसिड चेन में ये हाइड्रोलाइसिस हो जाती है या इसमें इसका ब्रेकडाउन हो जाता है। तो मोनोग्लिसराइड में सिर्फ एक ही फैटी एसिड चेन जो है वो ग्लिसरॉल से जुड़ी हुई है, तो ये मोनोग्लिसराइड है, और 2 फैटी एसिड चेन है जो यहाँ पे फ्री हो जाती है। लेकिन अभी भी इनको डायरेक्टली एब्जॉर्ब नहीं किया जा सकता है, क्योंकि ये वाटर सोल्यूबल नहीं है, और जब तक ये वाटर सोल्यूबल नहीं होगी तब तक इनको एब्जॉर्ब नहीं किया जाएगा या इनका ट्रांसपोर्ट नहीं किया जाएगा। तो यहाँ पे जो बाइल जूस है या बाइल जूस के अंदर जो बाइल सॉल्ट्स प्रेजेंट होते हैं, प्लस ये मोनोग्लिसराइड और ये जो 2 फैटी एसिड चेन है, ये तीनों आपस में मिलकर के एक मिश्रित मिसेल या मिक्स्ड मिसेल का फॉर्मेशन करते हैं, जो कि वाटर सोल्यूबल है। ये जो मिक्स्ड मिसेल यहाँ पे डायग्राम में आपको दिख रहा है ये वाटर सोल्यूबल है। अब ये जो इंटेस्टाइन की जो वॉल है ये उसमें जा सकता है, उससे के थ्रू ये ट्रांसपोर्ट होकर के इंटेस्टाइनल ल्यूमन से आगे जो लिम्फ वेसल या ब्लड वेसल है उसमें ये जा सकता है। लेकिन जैसे ही ये जो इंटेस्टाइनल की सेल है, इंटेस्टाइन की जो सेल है एपिथेलियल सेल है, उसमें जैसे ही ये एंटर करता है, जो मोनोग्लिसराइड और 2 फैटी एसिड चेन थी वो वापस ट्राइग्लिसराइड के फॉर्म में कन्वर्ट हो जाती है। ये भी डायग्राम में आपको दिख रहा होगा। साथ ही एक स्पेसिफिक प्रोटीन इसके साथ में यहाँ पे अटैच हो जाता है, जिसे अब काइलोमाइक्रोन हम कह सकते हैं। ये जो पूरा कॉम्प्लेक्स है जिसमें प्रोटीन प्लस एक ट्राइग्लिसराइड सिंबल है, इस पूरे ओवरऑल स्ट्रक्चर को काइलोमाइक्रोन कहा जाता है। काइलोमाइक्रोन जो है वो अब ब्लड वेसल की तरफ इसको डंप कर दिया जाता है, यानी ये इंटेस्टाइनल ल्यूमन को क्रॉस करके जो लिम्फ वेसल है ये उसमें आ चुका है। अब यहाँ से जो लिपिड बेस्ड जो भी या फैट सोल्यूबल जो भी सब्सटेंस होते हैं उनको लिम्फ वेसल्स में डंप किया जाता है, जबकि फैट या लिपिड के अलावा जितने भी न्यूट्रिएंट्स होते हैं, जैसे हम शुगर्स की बात करें या एमिनो एसिड की बात करें, विटामिन मिनरल सब की अगर हम बात करें,
तो ये लिम्फ वेसल की बजाय सीधे ब्लड वेसल्स में ये एंटर करते हैं, और ये सारी की सारी जो ब्लड वेसल्स है वो हिपेटिक पोर्टल वेन का फॉर्मेशन करती है। यहां से ये सारा का सारा जो डाइजेस्टिव मटेरियल है जो एब्जॉर्ब किया गया है, इसको सबसे पहले लीवर में ले जाया जाता है, और लीवर से ये जाता है हार्ट में, और हार्ट से ये पूरी बॉडी में सर्कुलेट होता है। तो जिस सेल को जो न्यूट्रिएंट चाहिए होता है वो ब्लड से उसको ले लेती है और एनर्जी पर्पज में उसको यूज करती है। तो ये हमारा चैप्टर था फिजियोलॉजी ऑफ डाइजेशन। इसमें मेनली जो क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में वो ऐसे आते हैं कि कार्बोहाइड्रेट का पर्टिकुलर डाइजेशन या एब्जॉर्प्शन को डिटेल में एक्सप्लेन करो, या लिपिड के डाइजेशन या एब्जॉर्प्शन को डिटेल में एक्सप्लेन करो, या प्रोटीन के साथ ऐसा क्वेश्चन आ सकता है। तो यहाँ पे हमने पूरा डिस्कस कर लिया है कि किस न्यूट्रिएंट का डाइजेशन कहाँ होता है, कौन सा एंजाइम उसमें इन्वॉल्व होता है, उसका एब्जॉर्प्शन कैसे होता है। तो ये आपका पूरा चैप्टर था डाइजेस्टिव सिस्टम का या फिजियोलॉजी ऑफ डाइजेशन। अब जो भी नेक्स्ट चैप्टर हम पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। थैंक यू।